Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Student, today we will discuss our topic new conservatism after 1857. In our earlier video, we were discussing about the European society and the liberal nationalism. Now, first, सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिज्म का मीन्स व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि अपनी परंपराओं को बनाकर रखना। हमारी परंपराएं, हमारे जो रिवाज हैं या जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, कस्टम्स हैं, उनमें चेंज ना करना। तो जब 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई तो यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वो सभी इसकी कंजर्वेटिज्म की फेवर करने लगी, उसी को मानने लगी। और उसके बाद वो ये मानते थे, जो कंजर्वेटिज्म थे, कि जितनी भी हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है या हमारी जो इंस्टीट्यूशन है हमारे सोसाइटी की, जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, मोनार्की था, चर्च था, सोशल हायरार्कीज थी, प्रॉपर्टी थी, या फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, जो फैमिलीज थी उनको बनाकर रखना चाहिए था। तो ये सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थे इनको बचा कर रखना है, ये कंजर्वेटिज्म मानते थे कि हमें अपनी पुरानी जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमें स्टेट और सोसाइटी में उनको सबको बचा कर रखना है। लेकिन ज़्यादातर जो कंजर्वेटिज्म थे वो लोग जो रेवोल्यूशन से पहले के में वापस जाना नहीं चाहते थे, कि जैसे रेवोल्यूशन हुआ था तो रेवोल्यूशन के पहले वाला जो दौर था वो उसमें नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अब रियलाइज़ हो गया था कि स्टार्टिंग में तो जो नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे, अब उनको पता चल गया था, उन चेंजेस से उन्होंने जान लिया था कि जो उनका मॉडर्नाइजेशन है वो जो राजतंत्र था, ठीक है, यानी जो राजतंत्र जैसी परंपरा थी उसको मजबूत बनाने, ठीक है, राजतंत्र जैसे पारंपरिक पुरानी जो ट्रेडिशंस थे उनको मजबूत बनाने के लिए था। यानी नेपोलियन जो उसने चेंजेस किए थे वो डेमोक्रेसी के बजाय जो मोनार्कियल सिस्टम था वो उसको मोनार्की सिस्टम को मजबूत करना चाहता था। और वो जो स्टेट था, स्टेट को वो बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। मीन्स डेमोक्रेसी को क्योंकि ख़त्म कर दिया था, हम पहले पर ही पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन कोड ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब क्या था, जो मॉडर्न आर्मी थी, इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी थी, यानी नौकरशाही जो लोग होते हैं, और जो डायमेटिक इकोनॉमी थी, और फ्यूडलिज्म जो ख़त्म हो गया था, और सेफरडम जो ख़त्म हो गया था, ठीक है, उससे क्या हुआ था, यूरोप में जितने भी ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज थे उनको वो पावर मिल गई थी, वो मजबूत हो गए थे। लेकिन 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जो 1815 के रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन पावर कौन कौन सी थी उस टाइम, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। यानी नेपोलियन को किसने मिलकर हराया था? ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने, क्लियर, इनको हराया था। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यूरोप के लिए एक क्या करना चाहते थे, वो सेटलमेंट करना चाहते थे। उन्होंने एक सेटलमेंट तैयार किया, एक कहाँ पर, और उस सेटलमेंट को तैयार करने के लिए वो सब कहाँ पर मिले? वियना में, ठीक है, जिसको आगे हम वियना ट्रीटी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो कांग्रेस थी, जो उनकी ये जो उनका मीटिंग हुई थी, तो ये इसके लिए इसको होस्टेड कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जिनका नेम था ड्यूक मेटरनिक। और the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most changes and had come about the Europe during the Napoleon Wars। और जितने भी ये चांसलर, जो जितने भी ये डेलीगेट्स थे, जो प्रतिनिधि थे इनके, वो 1815 में वियना की ट्रीटी उन्होंने तैयार की, और जिसका मेन एम क्या था कि उन सारे चेंजेस को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने अपने युद्ध के दौरान, ठीक है, यानी नेपोलियन कोड या नेपोलियन वॉर के दौरान उन्होंने जो तैयार किए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के
के दौरान जितने भी और उनको क्या कर दिया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उन सबको हटा दिया गया था। और जितने भी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको भी वहाँ से उनकी पावर से हटा दिया था। और फ्रांस ने अपने उन सारे जो एरियाज़ थे उन एरियाज़ को खो दिया था जिन पर उसने नेपोलियन ने जिन पर कब्जा उसने अपने नेपोलियन के टाइम में किया था। यानी जब नेपोलियन के कंट्रोल में सारा पावर था, तो जिन एरियाज़ के ऊपर नेपोलियन ने कंट्रोल किया था उन सारे एरियाज़ को फ्रांस ने खो दिया था। अब क्या था कि फ्रांस की जो उसकी बाउंड्रीज थी, फ्रांस के स्टेट पर बहुत सारे स्टेट स्थापित कर दिए गए थे। उनको बहुत सारे फ्रांस की बाउंड्रीज पर बहुत सारी स्टेट सेट कर दिए गए थे ताकि वो फ्यूचर में अपना जो है उसको एक्सपेंशन ना कर सके, अपने आप को बढ़ा ना सके, विस्तार ना कर सके। थस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम, उसके बाद जो नॉर्थ में नीदरलैंड का जो स्टेट था उसको स्थापित किया गया, नीदरलैंड को स्थापित किया गया, जिसमें कि बेल्जियम था। और साउथ में पीडमोंट के में उसको जिनोवा जोड़ दिया गया। यानी नॉर्थ में क्या था, जो अभी हमने पढ़ा कि नीदरलैंड के साथ बेल्जियम भी जोड़ दिया गया और साउथ में उसमें पीडमोंट को भी उसी में डाल दिया गया। प्रशा को उसकी जितनी भी जो वेस्टर्न प्रशा के पास जो जितनी भी वेस्टर्न उसकी टेरिटरीज थी, जो वेस्टर्न सीमाओं पर उनको नए नए इलाके जो थे वो दे दिए गए, ठीक है। यानी वेस्ट में जितनी भी उसकी सीमाओं पर जो न्यू एरियाज थे वो सारे दे दिए गए। लेकिन ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया गया, उसको उसके नॉर्थ इटली का पूरा कंट्रोल उसको सौंप दिया गया। तो ये ठीक है। और लेकिन नेपोलियन ने जो 39 स्टेट का जो एक कॉन्फिडेंसी बनाई थी, ठीक है, जर्मनी उसको को कॉन्फिडेंसी जो कि बनाई थी, जो जर्मनी उसको वहाँ पर क्या किया गया, जर्मन महा कॉन्फिडेंसी स्थापित किया था, उसे वैसे ही बनाए रखा, ठीक है। मीन्स यानी जो नेपोलियन ने 39 स्टेट की जर्मन कॉन्फिडेंसी को बनाया था उसको सेम, उसको नहीं कुछ भी उसमें चेंजेस किए गए, वो अनटच्ड रही। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वाज गिवन फ्रंटियर ऑफ सैक्सोनी। और इसमें ईस्ट में क्या था, जो ईस्ट वाला पोर्शन था उसमें तो ईस्ट में क्या था, रूस को तो पोलैंड वाला पार्ट दे दिया गया था। लेकिन जबकि जो प्रशा जो थी, प्रशा को सेक्शनी का एक पार्ट दे दिया गया था। इन सब का मेन एम ये था कि जो मोनार्कीज की जो आज़ादी थी, यानी उनको आज़ादी देना, मेन एम यही था, जिन्हें नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। यानी इसका मेन एम ये था कि उन मोनार्कीज़ को बनाए रखना जिसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था। इसके साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिज्म व्यवस्था थी वो कायम करने का लक्ष्य भी स्थापित किया गया था। यानी उनको नए कंजर्वेटिज्म को भी वो बनाकर रखना चाहते थे। यानी जिन मोनार्कीज़ को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था उन्हीं को बनाकर रखना था। कंजर्वेटिज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो 1815 में जो कंजर्वेटिव व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी वो सब कैसी थी, वो सारी ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट द कर्व एक्टिव डेट क्वेश्चन द लेगिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वो क्या थे बेटा कि वो जो है वे जो आलोचना करना किसी की या किसी भी चीज़ से असहमत होना ये सहन नहीं कर सकते थे। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा। उन्होंने उन सारी एक्टिविटीज़ को दबाना चाहा जो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही साबित करना चाहती है और उसके ऊपर किसी भी तरह का, यानी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की वैधता पर, ठीक है, उसकी जो लीगिमेट्री जो है उसके ऊपर सवाल उठाती थी। उन सभी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करना चाहा, उसको दबाना चाहा कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर जो भी खिलाफ होगा उन सबको वो ख़त्म कर देना चाहते थे। ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंसरशिप के नियम बना लिए थे, ठीक है, जिसका मेन एम क्या था कि अखबार, किताब या जो प्लेस जो होते थे, नाटक जो होते थे, ठीक है, या जो सॉन्ग जो होते थे, उनमें गीतों में उन बातों जो भी अपने व्यूज़ वो बताना चाहते थे उन पर कंट्रोल करना था। इसमें क्या था, जिनमें फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी फ्रीडम यानी और लिबर्टी, जो लिबर्टी से जुड़े हुए जितने भी बातें थी
उन जो विचार थे उन वो सब, क्योंकि उन सब चीज़ों न्यूज़पेपर में उस टाइम पर और बुक्स में, प्लेज में, ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई सारी बातें थी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वो क्या करते थे, वो उनके ऊपर उनको इम्पोज करना चाहते थे, उनके ऊपर अपना नियंत्रण लगाना चाहते थे, ताकि इन सब बातों का, इन सब लिबर्टी और फ्रीडम का जो है सभी जगह जो क्या है उनका फैलाव ना हो सके। आप बेटा यहाँ देखिए कि ये एक क्लब है, ठीक है, और यहाँ इस क्लब को दिखाया गया है कि 1820 में क्लब ऑफ थिंकर्स, ठीक है, जिसको थिंकर्स का क्लब कहा गया है, और 1820 के आसपास ये बनाया गया था। और इसमें एक आप ऊपर देख सकते हैं, एक ये डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें कुछ बातें लिखी हैं। यहाँ पर द प्लेग लेफ्ट बर इंस्क्रिप्शन, लेफ्ट में एक पट्टी सी लगी हुई है, और वहाँ क्या लिखा है, आज की बैठक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की बैठक का कि हमें कब तक सोचने दिया जाए, कि हम कब तक सोचेंगे। मीन्स सबके मुंह पर आप देख सकते हैं कि सबके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, मीन्स कोई कुछ नहीं कह सकता। और आप इसमें राइट साइड में देख सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी, यानी जितने भी एजुकेटेड लोग थे उनको बिल्कुल साइलेंस रहना है, टू अवॉइड, और इसके बाद टू अवॉइड द एवेंचुअली वेयर बाय मेंबर ऑफ दिस क्लब वर succumbed and the temptation of the speech muzzle will disturb to member upon entry। अब क्या था, इसमें ये भी कहा गया कि ऐसे किसी भी स्थिति से बचने के लिए जब क्लब में कोई भी सदस्य जो होता है वो मतलब बोलना चाहता है या बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, तो सदस्यों को उसके मुंह पर क्या कर देना चाहिए, सदस्यों को उसके प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाली मोहर जो है वो बांट दी जाए। मतलब जितने भी मेंबर जो हैं, अगर कोई चाहता है अपने व्यूज़ रखना, तो जो इस क्लब के जो मेंबर हैं वो उनको क्या कर देना चाहिए, उनको एक पट्टी दे देनी चाहिए, उनका मुंह बंद कर देना चाहिए, मोहर लगा देनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं बोलना है। मीन्स अब वो किसी को भी, ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, अब ये किसी को भी कुछ नहीं बोलने देना चाहती थी। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉट लेस कंटिन्यूड इन इंस्पायर लिबरल, और जो हमारी जो मेमोरी है, लेकिन फ्रांसीसी रेवोल्यूशन की जो मेमोरी है वो लगातार क्या होती, सभी लोग जो है उसको मतलब सभी लोगों को प्रेरित कर रही थी। और ये जो नया वन ऑफ द मेजर issue taken up liberal nationalism who criticized the new conservatism order was freedom to press। ये जो नया कंजर्वेटिज्म था, ठीक है, इस व्यवस्था के जितने भी आलोचक थे वो सारे लिबरल जो थे, लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा उठाया गया एक उनका मुख्य क्या था, इशू क्या था, वो सब ये चाहते थे कि प्रेस, यानी जो प्रेस है उसकी आज़ादी हो जाए, हमें अपने विचारों को व्यक्त करना जाए। मीन्स नया जो कंजर्वेटिव व्यवस्था के जितने भी आलोचक, ठीक है, जो उसकी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे उसको, वो सब ये चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी हो जाए। अब उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुई, रेवोल्यूशन की बात करें 1815 में, कि 1815 के बाद ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉन मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब 1815 के बाद जो डर के कारण बहुत सारे लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो सब छिप गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को अपना उनको ट्रेनिंग देने लगे, ठीक है, यानी क्रांतिकारी जो लोग थे, रेवोल्यूशनरीज जो लोग थे, उनको वो ट्रेनिंग देने लगे। उनके विचारों को का प्रसार करने के लिए वो उन्होंने एक सीक्रेट जो है अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। उनके सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो सामने आने लगी। टू बी रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन्स commitment of opposed monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight the liberal of freedom। अब यहाँ पर उस समय जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका मतलब क्या होता था कि उन सभी जितने भी जो ये मोनार्कियल फॉर्म्स जो जितने भी रेवोल्यूशन थी उन सब का मतलब ये था कि जो हमारी राजतंत्र व्यवस्था का विरोध करने से था, वो सब जितने भी राजतंत्र व्यवस्था थी उस सब को वो मोनार्कियल फॉर्म्स को वो उसको अपोज करना चाहते थे। और जो वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी अब यहाँ पर जो न्यू रेवोल्यूशनरीज थे वो वियना कांग्रेस के बाद जो
मोनार्कियल सिस्टम शुरू किए गए थे वो उन सब का अपोज करना चाहते थे। और क्या करना चाहते थे, उसके साथ ही वो फ्रीडम और लिबर्टी जो थी उसके लाना चाहते थे। और वो संघर्ष, उसके प्रतिबंध होना और संघर्ष करना, ये ही उन क्रांतिकारियों का मेन उद्देश्य था। मतलब वो स्ट्रगल करना चाहते थे इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को वापस लाना चाहते थे। On such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini। और ऐसा ही एक व्यक्ति था जो 1807 में जेनोवा में जन्म लेने वाला इटली का क्रांतिकारी था। ठीक है, उसका नाम था जूसेपी मैज़नी, जो कि कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक जो गुप्त यानी सीक्रेट जो सोसाइटी थी वो उसका एक मेंबर बन गया था। और उसने 24 ईयर की एज में ही लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसका क्या कर दिया था, उसको जो है वहाँ से निकाल दिया गया था। यानी 24 ईयर की एज में जो लिंगुरिया थी वहाँ पर क्रांति का वो हिस्सा था और इस वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक है, कहाँ से, उसको जेनेवा से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने 2 और जो सीक्रेट उनके सोसाइटीज़ थी उनकी स्थापना की। यानी बाद में उसने 2 और सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो थी उनकी स्थापना की। सबसे पहला क्या था, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, इस तरह की 2 सोसाइटी बनाई जिसके सदस्य कौन से थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में जो समान विचार रखने वाले जो लोग थे वो इनके सदस्य थे। क्लियर कि बेटा जो उसने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी, यानी पहली सोसाइटी का नाम क्या था, मार्सेई, जो कि यंग इटली, और मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। और उसके मेंबर कौन कौन थे, यानी फ्रांस, इटली, जर्मन और इन राज्यों के जैसे ही विचार रखने वाले जो यंग जो लोग थे वो थे। मैज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्र जो है वो मनुष्यों की एक नेचुरल यूनिट है। ठीक है, नेचुरल इकाई है, मीन्स यानी जो हमारा वो उसका ये कहना था कि गॉड ने, भगवान ने जो है जो नेशन बनाया है, नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, हमारे मैनकाइंड की, मानवता की एक क्या है, नेचुरल यूनिट है। ठीक है, मनुष्यों की नेचुरल यूनिट है। और बाद में उसने इटली जो था, इटली छोटे छोटे उस टाइम पर छोटे छोटे राज्य और जो उसके प्रदेश थे उनके उसको छोटे छोटे प्रदेश या राज्यों की तरह वो इटली को नहीं रखना चाहता था। मीन्स वो ये नहीं चाहता था कि इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटी रहे। अब उसे जोड़कर उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा राष्ट्रों का व्यापक गठबंधन के अंदर उसने एक गणतंत्र बनाना चाहता था। मीन्स वो इटली का क्या करना चाहता था, यूनिफिकेशन करना चाहता था, उन अलायंस को जोड़ना चाहता था, सभी वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, इन सबको जोड़ना चाहता था। इट हैड बी फॉर्मेड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। यानी पूरे जो अलायंस, ये जो नेशन था, इन सब का क्या करना चाहता था, वो गठबंधन इन सबको जोड़ना चाहता था। और दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी बेस्ड ऑन इटालियन लिबर्टी। और ये जो यूनिफिकेशन था ये किसके ऊपर बेस होगा, इटालियन जो लिबर्टी है उसके ऊपर। फॉलोइंग दिस मॉडल, इस मॉडल को फॉलो करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, स्विट्ज़रलैंड में भी और पोलैंड में भी। यानी सभी जगह जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो बनाई जाने लगी। मैज़नी relentless opposition of monarchy and his vision of democratic republic फ्राइटन द कंजर्वेटिज्म। और जो मैज़नी था, मैज़नी के द्वारा बहुत सारे राजतंत्र का जो है विरोध करके मैज़नी ने बहुत सारे जो राजतंत्र थे उनका विरोध किया। और उसके बाद वो जो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक्स थे उनके रिपब्लिक्स के अपने खुद के सपने, खुद के जो उसके ड्रीम था, ठीक है, खुद के ड्रीम से उसने, मैज़नी ने बहुत सारे कंजर्वेटिज्म को हराया। और उसके बाद मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है खतरनाक दुश्मन बताया है। मेटरनिक ने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यानी उसको जो मैज़नी थे, मेटरनिक ने मैज़नी को बताया कि हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, दुश्मन है। ओके बेटा।